हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वॉच कोगो में। और आज मैं बात करूंगा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का टोनी स्टार्क असली डॉक्टर डूम नहीं है, और मैं तुम्हें 100% कन्विंस कर दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। लीक्स से लेके लॉजिक तक सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये सब एक मैसिव मिस डायरेक्शन है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ये है असल सीन। कुछ महीने पहले इनसाइडर्स ने बोला था कि अवेंजर्स डूम्सडे में डूम टोनी स्टार्क जैसा दिखेगा, लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन की तरह नहीं, जहां जॉनी स्टीव जैसा लग रहा है सिर्फ मजाक के लिए। ये कोई रैंडम मल्टीवर्स ग्लिच नहीं है। उन्होंने कहा था कि कोई वजह है कि डूम का चेहरा टोनी जैसा है। सिर्फ इसी बात पे पता चलता है कि ये स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्वल ऐसे विजुअल ट्विस्ट बिना किसी पे ऑफ के कभी भी नहीं करता। ये कोई ईस्टर एग नहीं है, ये एक क्लू है। और अगर डूम स्टार्क जैसा दिखता है तो ये सिर्फ हमें शॉक देने के लिए नहीं है, इसका कुछ तो मतलब है। और मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। जब मैंने सुना कि डूम का रोल आरडीजे प्ले कर रहे हैं, तुरंत मेरे दिमाग में एक कॉमिक आर्क आया, डीमन इन एन आर्मर। ये एक फेमस कॉमिक बुक है जिसमें बहुत क्रेजी ट्विस्ट है। उसके कवर पर डूम आयरन मैन के आर्मर पहने दिख रहा है, जो बहुत इंसेन लगता है। लेकिन असली स्टोरी में डूम लिटरली टोनी स्टार्क का बॉडी चुरा लेता है, उसका माइंड कंट्रोल कर लेता है और सबके सामने उसकी तरह एक्ट करता है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से लगा हुआ चेहरा नहीं है, डूम एक्चुअली टोनी बन जाता है। तो अगर मार्वल इस आइडिया को यूज कर रहा है, जो टोनी स्टार्क जैसा डूम दिखेगा, वो एक्चुअली आरडीजे डूम का रोल प्ले नहीं कर रहा होगा, बल्कि डूम है जो टोनी की आइडेंटिटी पहने हुए है, चाहे वो मेटाफोरिकली हो या लिटरली। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में सू स्टॉर्म यूएन में जाके पूरी दुनिया को यूनिटी के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन एक बात बहुत डरावनी है, एक खाली सीट है, वो डूम की सीट। और जब पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स के एज पर है, वो वहां आता ही नहीं। अब सोचो, एक बड़े नेशन का लीडर अपनी ही वर्ल्ड को बचाने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं होगा? मैं जानता हूं क्यों, और इस पर वीडियो में मैं आगे बात भी करूंगा। कुछ दिन पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद एक डॉक्टर डूम कॉमिक का पैनल पोस्ट किया था। और नहीं, ये रैंडम नहीं था। इस बार ये था वेस्ट कोस्ट अवेंजर्स इशू नंबर 35। इस इशू में एक 9 साल का लड़का जिसका नाम क्रिस्टोफ बर्नार्ड है, ब्रेन वॉश करके ये सोचने पर मजबूर किया जाता है कि वो असली डूम है। पूरी टीम को हॉस्टेज बना लेता है। और हाँ, ये भी एक ऐसी कहानी है जहां डूम किसी का बॉडी चुरा लेता है। मतलब 2 बार आरडीजे ने ऐसे ऑब्सक्योर डूम कॉमिक को शेयर किया है जहां पोजेशन और आइडेंटिटी थेफ्ट पे बेस्ड है। कोइंसिडेंस? बिल्कुल भी नहीं। अब इस बात को ऐड करो। कई रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि इस वर्जन में डूम का चेहरा स्कार्ड नहीं है। वो अपना चेहरा नहीं बल्कि टोनी स्टार्क का चेहरा यूज कर रहा है, एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह, ट्रस्ट जीतने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, एक इमेज बनाने के लिए। और याद करो, रूसो ब्रदर्स ने कहा था कि सिर्फ आरडीजे ही इस वर्जन ऑफ डूम को प्ले कर सकता है। ये सब मिला के देखो तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं लगती, ये शुरू से प्लान लगता है। क्योंकि अगर डूम का चेहरा टोनी से मिलता जुलता है और वो उसका इस्तेमाल करेगा मल्टीवर्स का गॉड बनने के लिए, तो एमसीयू बनाने वाले इंसान से बेहतर ये रोल और कौन निभा सकता है? अब यहाँ से कहानी बिल्कुल वाइल्ड हो जाती है। जैसे ही अनाउंस हुआ कि आरडीजे वापस आ रहे हैं, रूसो ब्रदर्स ने एक बड़ा खुलासा किया। जब उन्होंने डॉक्टर डूम का रोल आरडीजे को पिच किया था, तब रॉबर्ट डाउनी को पता ही नहीं था कि डूम कौन है। शुरुआत में वो कन्विंस नहीं थे, लेकिन जैसे ही रूसो ब्रदर्स ने पूरा आइडिया समझाया, सिर्फ डूम नहीं बल्कि एक ऐसा डूम जो मल्टीवर्स सागा से जुड़ता है, तब उन्हें समझ आया। तभी आरडीजे ने बोला, अब ये एक्चुअली सेंस बना रहा है। एक डूम जो टोनी स्टार्क के चेहरे को यूज कर रहा है, एक मल्टीवर्स जहां आइडेंटिटी और लेगेसी इतनी ट्विस्ट हो जाती है कि पहचान ही नहीं होती। अब वापस वही पहले वाला सवाल। डूम जो लैटवीरिया का लीडर है, अपनी खुद की दुनिया को गैलेक्टस से बचाने के लिए यूएन की मीटिंग में क्यों नहीं आया? इसका जवाब पाने के लिए हमें फैंटास्टिक फोर के शुरुआत के दिनों में जाना पड़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट याद है? रीड ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो किसी भी चीज को इंस्टेंटली स्पेस में ट्रांसफर कर सकता था, और बाद में उसी का प्रोटोटाइप गैलेक्टस को रोकने के लिए यूज किया गया था। लेकिन एक चीज नोटिस करो, हमें कभी ये नहीं दिखाया गया कि रीड और सू फैंटास्टिक फोर बनने से पहले किसके क्लोज फ्रेंड्स थे। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कॉमिक्स में विक्टर वॉन डूम पहले रीड और सू का क्लोज था। सब कुछ बिगड़ने से पहले वो एक दूसरे के बराबर थे, जब तक डूम एक डार्क पाथ पर नहीं चला गया। वो रास्ता तब शुरू हुआ जब उसने अपनी माँ को खोया और उसे बचाने के लिए लिटरल हेल से लड़ गया। मैजिक फेल हो गया, टेक्नोलॉजी फेल हो गई, और इस ऑब्सेशन ने उसे तोड़ दिया। तभी वो लेटवीरिया का रूथलेस रूलर बन गया। के साथ और बुरा हुआ, डूम मर गया। लेकिन मरने से पहले एक ही तरीका था बचने का, अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर देना, किसी रैंडम इंसान को नहीं, बल्कि अर्थ 838 के टोनी स्टार्क वेरिएंट को। क्यों उसी टोनी को? क्योंकि उस टोनी ने वो अचीव किया जो ओरिजिनल 616 वर्जन नहीं कर पाया। उसके अल्ट्रॉन बॉट्स सच में काम कर गए, एक परफेक्ट बॉडी, एक पावरफुल लेगेसी, और एक ऐसा चेहरा जिसे अवेंजर्स ट्रस्ट कर सके। डूम वो यूएन काउंसिल मीटिंग में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो ऑलरेडी चला गया है। अब सिर्फ उसका मास्क बचा है और वो आदमी जिसकी वो बॉडी छीन ही चुका है।
अब चलो सभी बातों को जोड़ते हैं। जब पहली बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर के एमसीयू में वापस आने का अनाउंसमेंट हुआ था और अफवाहें मानी जा रही थी कि वो डॉक्टर डूम का रोल प्ले करेंगे, तो उन्होंने एक छोटा सा पोस्ट शेयर किया था जो ज्यादा ध्यान नहीं गया किसी का। बस एक सिंपल स्टोरी थी, न्यू मास्क, सेम टास्क। पहली नजर में ये एक मजेदार मेटा रेफरेंस लगता है, आयरन मैन का एक नॉट जो फैंस का एक विंक। लेकिन अब ये लाइन बहुत गहरी लगती है, क्योंकि अगर डूम टोनी स्टार्क वेरिएंट के बॉडी में है तो ये लाइन पूरी प्लॉट का नींव है। सिर्फ 5 शब्दों में, नया मास्क, डॉक्टर डूम, सेम टास्क, दुनिया को बचाना हर हाल में। सोचो, मार्वल इतनी बड़ी अमाउंट आरडीजे को सिर्फ हेलमेट के पीछे छुपाने के लिए तो नहीं दे रहा। ये सब एक बहुत बड़ा बिल्डअप है। अब सबसे बड़ा सवाल, डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पीछे क्यों है? ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं है, ये कॉस्मिक पावर्स की बात है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कॉमिक्स में कोई आम बच्चा नहीं है, वो एक रियलिटी वॉर्पिंग ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, जिन्होंने एक बार मजाक में पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया था। और एमसीयू में भी उसका पोटेंशियल को क्लियरली टीज किया गया है। तो डूम का प्लान क्या है? वो फ्रैंकलिन को मैनिपुलेट करेगा, शायद प्रोटेक्टर बना के दिखाएगा, लेकिन असली मकसद है फ्रैंकलिन की पावर कॉस्मिक चुराना, वही एनर्जी जो पहले गैलेक्टस के पास थी। जब डूम के पास फ्रैंकलिन की पावर आ जाएगी, वो वांडा मैक्सिमॉफ यानी स्कारलेट विच को रिजरेक्ट करेगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी मेमोरी खो गई है। फेक प्यादा नहीं है, बल्कि डूम को बैटल वर्ल्ड की रियलिटी को स्टेबलाइज करने में मदद करेगी अपनी क्योस मैजिक के साथ, वैसे ही जैसे उसने वांडा विजन में रियलिटी को शेप किया था। डूम का असली प्लान समझने के लिए हमें 1987 वाली फैंटास्टिक फोर एनुअल नंबर 20 कॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। इस कॉमिक में डूम ने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप किया था एक मकसद से, अपनी माँ को जिंदा करने के लिए। फ्रैंकलिन की पावर का इस्तेमाल करना चाहता था। कुछ फेमिलियर लग रहा है? अब एमसीयू में आगे बढ़ते हैं। डूम शायद मल्टीवर्स इनकर्जन वॉर शुरू करेगा, क्योंकि वो सिर्फ फ्रैंकलिन को किडनैप करके अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। टोनी स्टार्क की तरह डूम भी ऑब्सेशन और गिल्ट से ड्रिवन है। जब यूनिवर्स उसे चाहता हुआ नहीं देता, तो वो उसे तोड़ने लगता है और एक्समैन को अवेंजर्स के खिलाफ कर देता है डूम। यही वो जगह है जहां डूम असली मैनिपुलेटर बन जाता है। लीक्स के हिसाब से डूम एक्समैन यूनिवर्स पर अटैक करता है और उन्हें खतरनाक झूठ बताता है, अर्थ 616 तुम्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मोनिका रैम्बो को यहाँ इसलिए भेजा है ताकि जानबूझकर वो एक इनकर्जन ट्रिगर कर सके। एक्समैन डूम की बात मान लेते हैं। क्यों नहीं मानेंगे? उनका यूनिवर्स लिटरली टूटने लगता है और एक दूसरी अर्थ से आई एक मिस्टीरियस औरत बस तभी अपीयर होती है जब ये सब शुरू होता है। इसीलिए लीक्स में हमें एक्स मैंशन में फुल ब्लोन फाइट देखने को मिल रही है। इवन नाइट ट्रॉलर के एक्टर एलन ने कंफर्म किया था कि उसने रीड रिचर्ड्स के साथ फाइट सीन शूट किया है। You're hitting Pedro Pascal against the head or something. The biggest leak that we've had comes from our hosts. ये सब काफी chaotic और कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि 616 अर्थ हीरोज एक्चुअली वहां मोनिका को बचाने और डूम को रोकने के लिए आए हैं। लेकिन ये सब डूम की प्लान का हिस्सा है। उसका प्लान है कि वो उनका वक्त बर्बाद करे। वो चाहता है कि वो एक दूसरे से लड़े, क्योंकि जितना ज्यादा वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, डूम उतना ज्यादा लोकी के करीब, वॉइड के करीब और रियलिटी को शेप करने के करीब पहुंचता जाएगा। जब तक डूम एक्समैन को मैनिपुलेट कर रहा है, तब तक वो अवेंजर्स को भी मैनिपुलेट कर रहा है, अल्टीमेट डिस्गाइज के साथ, टोनी स्टार्क का चेहरा लेकर। ये नहीं कि वो कहता है कि मैं आयरन मैन हूं, बात ये है कि वो दिखता टोनी जैसा है, बात करता टोनी जैसा है, और कुछ हीरोज इतने डेस्परेट हैं कि वो बिलीव करना चाहते हैं कि वो सच में वही है। वो उन्हें मैनिपुलेट करता है, बस इतनी इंफॉर्मेशन देता है कि वो कंफ्यूज रहें, अपने प्लान्स को डिले करें, हेजिटेट करें। क्योंकि जब तक वो सब कुछ दोबारा सोच रहे होते हैं, डूम तब तक सीटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम के करीब पहुंच जा रहा होता है। अब आता है वो पार्ट जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हमें ऑलमोस्ट पक्का पता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये सब टीज किया होगा, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी अवेंजर्स डूम्सडे से बिल्कुल पहले सेट है। और अब जॉन बर्नसेल का पनिशर कंफर्म हो गया है, तो सारे स्ट्रीट लेवल हीरोज को मल्टीवर्स कोलैप्स का फ्रंट रो सीट मिलने वाला है। और कौन बेहतर टीज कर सकता है अगले गॉड टियर थ्रेट को, अगर डूम खुद शैडोज में अपीयर हो जाए। तो अगर ब्रांड न्यू डे के फाइनल सीन में टोनी का चेहरा रिवील होता है, लेकिन अंदर से वो टोनी नहीं है, तो हैरान मत होना। और अगर अभी भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो बस म्यूजिक सुनो। फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब डूम बिना मास्क के खड़ा है, फ्रैंकलिन उसका चेहरा टच करता है, तो बैकग्राउंड में जो स्कोर बज रहा है उसका नाम है डूम क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्वेश्चन मार्क के साथ, ना डॉक्टर डूम, ना विक्टर, ना लेटवीरिया, और कंपोजर भी वही एलन सिल्वेस्ट्री, जिसने एवेंजर्स का थीम और एंड गेम का सबसे आइकॉनिक मोमेंट का म्यूजिक दिया है। तो खुद से पूछो, क्वेश्चन मार्क क्यों है? मार्वल सीधा हिंट दे रहा है कि इस डूम के बारे में कुछ तो अलग है, ये टोनी नहीं है। तो आप भी क्या सोचते हैं? अपनी थ्योरीज को कमेंट में बताइए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।